हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे अलग अलग तरीके की डिमांड्स जो हैं वो की जाएंगी और कैसे सेंटर उसको टैकल करेगा और कैसे नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस ऑनगोइंग चलता रहेगा। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो असम अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो हम सबसे पहले मैप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा मैप का पता होना चाहिए, क्योंकि मैप वर्क में थोड़ा सा क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। सो यू नीड टू रिमेंबर कि कहाँ पे कौन सी स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले आपका पूरा इंडिया इधर आ रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश होता है और सबसे नीचे तक जो स्टेट आएगी वो मिज़ोरम है। MI लिखा है, मींस मिज़ोरम, राइट। अरुणाचल प्रदेश, AP एंड मिज़ोरम। और उसके बाद ये 3 स्टेट्स हैं वो कैसे याद रख सकते हैं हम? नमामि से, नमामि। न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। ठीक है, तो ये नमामि हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। बीच में जो स्टेट है वो असम है और यहाँ पर असम के नीचे M से ख़त्म हो रहा है तो मेघालय है। और सबसे इधर मेघालय की इधर आता है त्रिपुरा, राइट। सो ये जो येलो वाला रीजन है, यू कैन सी दिस इज़ त्रिपुरा, राइट। सो ये वाला जो रीजन है इसे 7 स्टेट्स आप टोटल काउंट कर सकते हैं। 7 स्टेट्स हैं और इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो 4% पॉपुलेशन इंडिया की यहाँ पर रहती है, राइट। और 1980s, जैसे कि हम बहुत समय से ये बात कर रहे हैं कि 1980s कैसा टर्मोइल वाला टाइम पीरियड था, तो यहाँ पर भी 1980s में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि हम पढ़ेंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट है दैट इज़ द गेटवे, इंडियाज़ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट। तो साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे नीचे पड़ता है, तो नीचे की तरफ जो है ये एक गेटवे की तरह काम करता है। अब आप ये पढ़ेंगे कि कैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं और कैसे हम उन इश्यूज़ को टैकल कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो इतना आइसोलेटेड है, लैंड लॉक्ड है कि आप देखेंगे कि ये जो वेस्ट बंगाल का छोटा सा रीजन है जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट का पार्ट है, ये बिल्कुल 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, एक बहुत छोटा सा कॉरिडोर 22 किलोमीटर्स का, जो कि पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़े रखता है। तो मतलब ये इतना छोटा सा डिस्टेंस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आती है तो हम और नॉर्थ ईस्ट जो है, रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर है इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। और दूसरी बात है कि इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप देखेंगे कि भूटान यहाँ पर आता है, फिर उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर चाइना पड़ता है, फिर उसके बाद जो ये वाला रीजन है वहाँ पर म्यांमार साथ में है देश, ये बांग्लादेश पड़ता है। तो आप देख सकते हैं लैंडलॉक्ड है, सी की तरफ को इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और इंटरनेशनली ये काफ़ी चाइना जैसी कंट्रीज से घिरा हुआ है जो कि बहुत टाइम पर यहाँ पे एनेक्सेशन करती रहती है, राइट। सो इश्यूज़ को हम और सही से पढ़ लेते हैं। तो इश्यूज़ में क्या है कि क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, कोई भी सी से कनेक्शन नहीं है, इसकी वजह से इसकी इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है जब भी पोर्ट्स वगैरह होते हैं किसी भी स्टेट के पास अपने, तो वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होता है। तो ये जो है कमी है। उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर DEV डॉट मीन्स डेवलपमेंट, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट के स्फीयर में नॉर्थ ईस्ट में काम उतना नहीं हुआ है, राइट। और इंसुलेटेड पॉलिटिक्स है इसकी, मतलब कि जो इंडिया जो है, रेस्ट ऑफ द इंडिया है, उसकी पॉलिटिक्स
और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स काफ़ी ऐसे डिवाइडेड हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल करेक्टर है, यहाँ पे बहुत तरीके के ट्राइब्स रहते हैं और यहाँ पर मतलब इनके खुद का कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे कि प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाई इसलिए बैकवर्डनेस है और कॉम्प्लिकेटेड डिमांड्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि मैंने आपको बताया कि चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश जैसे कंट्री से घिरा हुआ रीजन है ये। और जब भी कोई ऐसा रीजन होता है तो इंटरनेशनली जो इश्यूज हैं वो और बढ़ते हैं, सेसेशन की डिमांड बढ़ती है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पर हो सकता है, राइट। और हम ये पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर 3 इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो कि हम 3 सब हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। डिमांड्स फॉर द ऑटोनॉमी, एक तो है कि ये खुद की डिसीजन मेकिंग खुद करना चाहते हैं तो ऑटोनॉमी की डिमांड है। सेकंड है सेसेशन के काफ़ी मूवमेंट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी कि सेपरेट नेशन की डिमांड उठी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर और आउटसाइडर्स के खिलाफ ऑपोजिशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं बाहर से, अब्रॉड से या फिर इंडिया की दूसरी स्टेट से कई सारे माइग्रेंट्स जो हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है हम वो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की गई नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, और 1947 से क्या क्या चल रहा था यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जब 1947 था तो पूरा नॉर्थ ईस्ट असम था और सिर्फ 3 प्लेसेस जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि यहाँ पर खुद के राजा हुआ करते थे जो कि अपनी एरिया को गवर्न करते थे। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स येलो कलर में आपको दिखाई दे रही हैं वो 1947 के बाद इंडिया के अंदर ज्वाइन कर जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है खासी वाला जो एरिया है मेघालय के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे। और ये वाला जो रीजन है वो त्रिपुरा का रीजन है, राइट। तो त्रिपुरा के अंदर प्रिंसली स्टेट थी। और तीसरा जो रीजन है वो मणिपुर का रीजन है, राइट। तो ये तीनों मेघालय का एक पोर्शन, फिर त्रिपुरा का एक पोर्शन, फिर मणिपुर, पूरा एक पोर्शन नहीं, पूरा त्रिपुरा और पूरा मणिपुर, राइट। पोर्शन सिर्फ मेघालय का। तो इन तीनों जगहों पर क्या था, प्रिंसली स्टेट था। बाकी सब असम की टेरिटरी थी, एक ही स्टेट थी बाकी, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे कौन सी स्टेट बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, ये तीनों जो रीजन्स हैं वो मतलब पहले तो क्या होता है, त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट हैं तो ये यूनियन टेरिटरी बना दी जाती हैं। और जैसे आप देखोगे कि जो नागालैंड वाला रीजन है वो अलग से सेपरेट कर दिया जाता है इन 1963, ठीक है। नागालैंड के सामने 63 लिखा है तो 1963, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो सबसे पहले जो है वो अलग कर दिया जाएगा 63 के अंदर। नागालैंड असम में से निकाल दिया जाएगा क्योंकि नागालैंड की खुद की डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो 72 वाला ईयर है वो आपको वैसे ही याद रखना है जैसे मेघालय का खासी रीजन मैंने बताया था। तो मेघालय, त्रिपुरा के अंदर भी प्रिंसली स्टेट थी और मणिपुर के अंदर भी। इन तीनों स्टेट्स को मतलब इन तीनों ये दोनों यूटी थी और ये वाली मेघालय का पोर्शन असम के अंदर था। इन तीनों को स्टेट्स बना दिया जाएगा इन 72, ठीक है। यूनियन टेरिटरी से इन दोनों को स्टेट बना दिया और खासी हिल्स वाला जो रीजन था और बाकी असम में से कुछ पार्ट्स निकाल के मेघालय बना दिया जाएगा एज अ स्टेट इन 1972, ठीक है। तो ये जो ईयर्स हैं यू नीड टू लर्न दैट, आसान है आपको याद हो जाएगा। तो नागालैंड मैंने 63 में बता दिया। तो जो सेम कलर्स वाले हैं वो सेम ईयर में बन रहे हैं। तो आप पिंक पिंक देख सकते हो, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे। मैंने बताया था मिजोरम सबसे नीचे और अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों को स्टेट बनाया जाएगा इन 1987। तो 63, 72 एंड 87 आपको याद रखना होगा।
सो आई होप आपको इतना समझ आ गया कि पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन जो है इस रीजन की 1947 से चल रही थी, राइट। अब 3 इश्यूज जो मैंने आपको बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो फर्स्ट वाला इशू मैंने आपको बताया था वो था डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप जो नॉर्मल पावर्स दी जाती हैं एक रीजन को उससे ज़्यादा पावर्स की डिमांड करते हो, ताकि आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे खुद चला पाओ अपने हिसाब से, ठीक है। पर आप देश में से अलग एक देश बनाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, आप विद इन द इंडियन यूनियन एक डिमांड रख रहे हो ऑटोनॉमी की, राइट। तो मैंने आपको बता दिया था कि 47 के अंदर कुछ नॉर्थ ईस्ट ऐसा दिखता था जहाँ पर ये त्रिपुरा है, ये मणिपुर है और ये खासी हिल्स का रीजन है, राइट। अब सबसे पहले है कि ऑटोनॉमी क्यों चाहिए थी। देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम नॉन आसमीज पीपल। तो हो क्या रहा था कि जो असम वाला रीजन है वो उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के ट्राइब्स रहते थे। तो असम जो है वो डोमिनेट कर रहा था दूसरे रीजन्स को। आसमीज लैंग्वेज जो है वो दूसरे रीजन्स के ऊपर इम्पोज कर रहा था। इसकी वजह से जो दूसरे रीजन्स थे उनके अंदर प्रोटेस्ट और रायट्स जो हैं वो होने लगे, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो चाहती थी कि वो अलग हो जाएं, असम के अंदर से निकल जाएं, राइट। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगी नॉन आसमीज ट्राइब्स द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होंगी। आपको कैसे याद रखना है, E2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अफलक के अंदर। अफलक बनता है 1960 के अंदर। तो E2 का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया ट्राइब्स अलग अलग हैं। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, एक यूनियन बनाया जाता है ईस्टर्न इंडिया में ट्राइब्स द्वारा। तो E2 की फुल फॉर्म ये हो जाती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड जो है वो सामने रखती है। और 1960 के अंदर यही जो E2 है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है जिसका नाम है अफलक, ठीक है। तो E2 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अफलक, ठीक है। और ये भी सेम ही चीज़ सामने रखेगी। तो ये क्या है कि ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑल पार्टी हिल लीडर्स, हिल के लीडर्स हैं। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हिल्स हैं, तो हिल के लीडर्स ने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, ठीक है, जिसके अंदर E2 जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अफलक के अंदर। पर ऐसा नहीं चाहते थे कि एक ही ट्राइबल स्टेट बने, मतलब ये चाहते थे कि कई मतलब जो इनकी डिमांड थी उसके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही और असम में से एक और स्टेट बना के इन्हें दे दी जाए। पर कई स्टेट्स बनी, राइट, इनके डिमांड के अंतर्गत। जैसे कि त्रिपुरा और मणिपुर को मैंने आपको बताया था कि वो पहले प्रिंसली स्टेट थी, फिर जब वो इंडिया के अंदर मर्ज हो जाती हैं तो उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी के बाद क्या होता है कि वो डिमांड रखते हैं कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक यूटी के ऊपर जो यूनियन जो सेंटर है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो चाहती हैं कि वो एक स्टेट बन जाएं। तो ऐसे ही त्रिपुरा और मणिपुर जो हैं वो 72 के अंदर स्टेट बन जाती हैं। बाकी की जो स्टेट्स हैं जैसे मेघालय को बनाया जाता है, नागालैंड को बनाया जाता है 63 में, ऐसे करके जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन होती है। अब जब 72 के अंदर हमने 3 स्टेट्स को बना दिया है, हमें लगा कि रीऑर्गेनाइजेशन हो गई है, पर ऐसा नहीं था। फिर भी ऑटोनॉमी की बहुत सी डिमांड्स जो हैं वो सामने आ रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि असम के अंदर ही बहुत छोटे छोटे रीजन्स में ट्राइब्स रहा करते थे जो कि अपनी डिमांड जो है वो सामने रख रहे थे, जैसे कि बूडोस, कार्बिस एंड दिमासाज, ठीक है। BKD से याद रख सकते हो आप, BKD, बूडोस, कार्बिस, दिमासाज। तो ये क्या सेपरेट स्टेट की डिमांड रख रहे थे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। अब हम नॉर्थ ईस्ट को कितनी स्टेट्स में बांट देंगे, कितनी छोटी छोटी में बांट देंगे, है ना। पर अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर इन तीनों जगहों पर जो यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, बूडोस, कार्बिस एंड दिमासास,
ये बहुत सारी पॉपुलर मूवमेंट्स कर रहे थे और इंसर्जेंसी भी हो रही थी। इंसर्जेंसी मीन्स एक्टिव रिवोल्ट और रिबिलियन, ठीक है। एक्टिवली जब भी कोई ऐसे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, दैट विल बी इंसर्जेंसी। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी आप एक ऐसे हर जगह पर, मान लो ये एक टेरिटरी है, तो अलग अलग ट्राइब्स उसके ऊपर अपना क्लेम रख रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इतनी छोटी छोटी स्टेट्स तो नहीं बना सकते ना। तो सोल्यूशन क्या निकला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को यूज़ करके इन्हें एक सेपरेट स्टेट ना बनाते हुए फिर भी ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो मैंने आपको बी के डी से याद कराया, बूडोस, कार्बिस, दिमासास। तो क्या होता है, बी जो है उसे ऑटोनॉमस काउंसिल बना दिया जाता है, ठीक है। बूडोस को ऑटोनॉमस काउंसिल बना दिया जाता है और केडी को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाता है। कार्बिस और दिमासास को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ऐसे चला सकते हो। तो ए पहले आता है डी से, तो बी के डी में बी को ऑटोनॉमस और के डी को डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमें इनके ज़्यादा मीनिंग डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, वी जस्ट नीड टू नो कि कैसे ऑटोनॉमी की डिमांड को स्टेट्स बना के पहले तो वो किया गया, फिर उसके बाद ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया। अब हम जा रहे हैं एक कॉम्प्लिकेटेड इशू पर जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर था। यह है सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स का इशू, यानी कि एक सेपरेट नेशन, एक सेपरेट कंट्री की डिमांड जब भी होती है उसे बोलते हैं सेसेशन की डिमांड होना। और ये वाली जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटोनॉमी की डिमांड को जब हम डील कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ ईजियर टू रिस्पॉन्ड टू, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर जो जो था हमने उस हिसाब से जो है वो रीजनल एस्पिरेशंस को डील कर लिया। पर जब सेपरेट कंट्री की कॉन्टिन्यूसली जब भी डिमांड उठती है, ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही छोटी सी प्रॉम्प्ट इवेंट की वजह से ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए, पर जब कॉन्टिन्यूसली होता है तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू हैंडल, राइट। सो वी विल स्टडी कि सेसेशन के मूवमेंट कौन कौन सी स्टेट्स में हो रहे थे इन असम। तो आप दो के बारे में पढ़ेंगे, मिज़ोरम और दूसरा है नागालैंड, ठीक है। सो जो मिज़ोरम है ये क्या था कि एक मीज़ो हिल एरिया था, ठीक है, असम के अंदर ही हुआ करता था 1947 के अंदर। तो मैंने आपको बताया मणिपुर, त्रिपुरा और खासी हिल्स के अलावा बाकी सब असम था। तो असम के अंदर मीज़ो हिल का एरिया होता था। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया मिज़ोरम को, जैसे हमने बूडोस को बनाया है, ताकि यहाँ की जो इश्यूज़ हैं वो सही से डील ये कर लें और इन्हें सेसेशन वाली यहाँ पे पोजीशन ना आए। पर कई मीज़ोज़ का ये सोचना था कि हम तो ब्रिटिश इंडिया के कभी पार्ट रहे ही नहीं, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने कभी राज किया ही नहीं, इसलिए हम इंडियन यूनियन में क्यों जुड़े, है ना। तो उनका ये कहना था कि हम इंडियन यूनियन के तो पार्ट हैं ही नहीं, ठीक है। तो वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। अब ये वाली फीलिंग तो थी मीज़ो हिल एरिया के अंदर, कई मीज़ोज़ के अंदर। पर अब होता क्या है कि 1959 के अंदर फेमाइन होता है, भुखमरी जो है, क्रॉप फेलियर की वजह से भुखमरी जो है वो यहाँ पर होती है। तो अब क्या होता है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगता है और क्या होगा कि ये वाला जो मूवमेंट है वो ज़्यादा मतलब ग्रो कर गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है असम की वो अनेबल थी कि इस सिचुएशन को, फेमाइन की सिचुएशन को टैकल कर पाए, राइट। तो अब होता क्या है कि 59 के अंदर ग्रेट फेमाइन होता है और 59 के अंदर ही क्या बनाया जाएगा मीज़ोज़ द्वारा, मीज़ो नेशनल फ्रंट, MNF, एक पार्टी बनाई जाएगी लाल डेंगा की लीडरशिप के अंडर। सो ही वाज द लीडर ऑफ, Lal Denga was the leader of Mizo National Front that was made in 1959 due to the Great Famine, right। तो ये क्या है, सेसेशन की डिमांड के लिए जो है वो अपना वो रखेंगे कि हमें सेसेशन चाहिए, ठीक है, हमें अपनी अलग से मीज़ो हिल एरिया को अलग से अपनी नेशन चाहिए, हम इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। मीज़ो नेशनल फ्रंट का ये कहना था। अब होगा क्या,
59 के अंदर बन के ये 66 के अंदर एक आर्म्ड कैंपेन शुरू करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। मिज़ो नेशनल फ्रंट ऐसा करते हैं, ठीक है। और लाल डेंगा जो है वो इनके लीडर हैं, मैंने आपको बताया। अब होगा क्या कि मिज़ोरम वाला जो एरिया है वहाँ पर मिज़ो इंसर्जेंट थे, मतलब जो रिवोल्ट कर रहे थे, और इंडियन आर्मी को तैनात कर दिया गया था सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है मिज़ोरम वाले एरिया में। और ये जो मिज़ोरम के इंसर्जेंट हैं वो गुरिल्ला वॉर के टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, छुप छुप के मारना, अटैक करना। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगी, ठीक है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 66 के अंदर अभी जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो बांग्लादेश 71 में बनता है, राइट। तो वहाँ पर क्या है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है ऑफ कोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस सेसेशन को सपोर्ट कर रही होती है, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान है जो आज का बांग्लादेश है वो जो है उसके अंदर बहुत सारे इनके लीडर्स जो हैं वो जाते हैं, जैसे लाल डेंगा जो है वो भी यहाँ पर एग्जाइल में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। अब होगा क्या कि क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी वायलेंट हो रही थी तो कॉमन पीपल, आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत एंगर और एलिनेशन वाली फीलिंग आती है। पर जो सिचुएशन है वो मिज़ोरम के अंदर वो पीसफुल हो जाएगी ड्यू टू मेच्योरिटी ऑफ द लीडरशिप फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, ठीक है। मेच्योरिटी की वजह से एक पीस एग्रीमेंट जो है वो, देखो 66 के अंदर मूवमेंट शुरू होती है, 20 साल बाद एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है राजीव गांधी एंड लाल डेंगा के बीच में, राइट। सो मिज़ोरम के अंदर क्या होता है कि अब क्या होगा, इन्हें कहा गया कि हम आपको एक फुल स्टेट बनाएंगे, ठीक है, मिज़ोरम को एक फुल स्टेट बनाएंगे। तो ये फुल स्टेट कब बनेगी, 87 के अंदर बनेगी। तो ये पीस एग्रीमेंट है, अगले साल जो है वो स्टेट बना दिया जाएगा 87, जैसे अरुणाचल प्रदेश का भी बताया था। ग्रेटर ऑटोनॉमी, स्पेशल पावर्स दिए जाएंगे मिज़ोरम को। जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है अब कोई भी सेसेशनिस्ट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी सेपरेट नेशन की डिमांड जो है वो मिज़ो नेशनल फ्रंट जिसके लीडर थे लाल डेंगा, जिन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर दी है, वो नहीं करने वाला है ऐसे कुछ, ठीक है। और जब इलेक्शंस होते हैं तो लाल डेंगा जो है वो इस नई स्टेट के सीएम बनते हैं, ठीक है। और आज टाइम देखा जाए कि इस पीस एग्रीमेंट की वजह से, इस मेच्योरिटी की वजह से मिज़ोरम का जो एरिया है वहाँ पर बहुत लिटरेसी है और बहुत डेवलपमेंट जो है वो मिज़ोरम कर चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेसेशन, जहाँ पे इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया गया। राजीव गांधी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय पर, राइट। 86, आपको पता है 84 में इंदिरा गांधी असैसिनेशन होता है और उसके 2 साल बाद ही जो है पीस एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो कौन होगा पीएम, राजीव गांधी, उनके जो बेटे हैं। तो राजीव गांधी जो है वो साइन करते हैं, ओके। अब दूसरा जो केस है सेसेशनिस्ट मूवमेंट का वो नागालैंड का है, पर वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो 59 के अंदर मिज़ोरम के अंदर चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं, पर नागास जो है वो 51 के अंदर ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिया के अंडर नहीं हैं। तो ये वाला जो मूवमेंट है नागालैंड के अंदर दैट स्टार्टेड मच अर्लियर। और इनके लीडर कौन है, अंगामी जाफू फिजू, ठीक है। अंगामी जाफू फिजू जो हैं वो नागालैंड के लीडर हैं, और इनकी पार्टी का नाम है एनएनसी, यानी कि नागालैंड जो है नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है। इसमें एफ था फ्रंट, इसमें सी है काउंसिल, ठीक है। सामने मीज़ो इसका था, नागा इसका हुआ, नेशनल फ्रंट काउंसिल। नागा नेशनल काउंसिल के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो अंगामी जाफू फिजू हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि एनएनसी जो है वो एक वायलेंट इंसर्जेंसी करती है, यानी कि वायलेंट रिवोल्ट करती है नागालैंड रीजन के अंदर। दे वर डूइंग अ स्ट्रगल फॉर सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस के लिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। एक अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे मतलब काफ़ी क्विकली कर लिया जाता है। पूरे जो नागालैंड वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा
ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है ये वाला जो अग्रीमेंट है। तो आप देख सकते हो नागालैंड का जो ये वाला सिचुएशन है, इसके अंदर फाइनल रेजोल्यूशन जो है वो सही तरीके से कई ग्रुप्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। सो दिस इशू ऑफ नागालैंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टिल अवेट्स फाइनल रेजोल्यूशन, राइट। तो आपने सेसेशनिस्ट मूवमेंट कर लिया मिजोरम के अंदर जो कि पीसफुल था, सक्सेसफुल था। नागालैंड जहाँ पे अनगामी जाफोफिजो जो है वो लीडर हुआ करते थे, पर ये वाला जो है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, अभी भी अच्छी तरीके से चीज़ों को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। सो वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड इशू, जिसका नाम है मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स वाला जो इशू है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो काफ़ी प्रोमिनेंट इशू है जो कि आज भी चल रहा है, ठीक है। आउटसाइडर्स का मतलब है माइग्रेंट्स, जो माइग्रेट करके आए हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम विद इन इंडिया, किसी स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं या फिर बाहर से इलीगली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ गए हैं। तो अब हम समझेंगे कि कैसे ये आउटसाइडर्स जो हैं वो एक प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, जो कि उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ऐसा कहा जाता है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, ठीक है। और ऐसा है भी ऑफ कोर्स, मतलब उनका नॉर्थ ईस्टर्न पीपल का हम व्यू पॉइंट समझेंगे कि उनका क्या कहना है कि क्योंकि ये माइग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिएट हुई हैं। क्या प्रॉब्लम का रीज़न है? फर्स्ट, ये जो आउटसाइडर्स हैं या फिर माइग्रेंट्स हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, दे आर द एनक्रोचर्स ऑन द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कि जितने कम रिसोर्सेज हैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो एनक्रोच कर रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट पीपल के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसे एक केक है, ठीक है। अब वो बहुत थोड़ा है जो कि सिर्फ एक इंसान अगर खाएगा तो उसका एक टाइम का ऐसे मील हो पाएगा, पर बाहर से कहीं बहुत सारे लोग आते हैं, वो केक आपसे ले लेते हैं, पेस्ट्री के साइज़ का था जो कि, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसे जो बहुत कम रिसोर्स है पहले ही नागालैंड और बाकी स्टेट्स के अंदर, जैसे कि लैंड, उसके ऊपर एनक्रोच कर दिया गया है बाय दीज आउटसाइडर्स। दूसरा है, एक तो रिसोर्सेज की बात होगी, दूसरा है दे आर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स टू एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी लैंड के ऊपर तो कब्जा किया ही है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के ऊपर भी जो है कंपटीशन बढ़ चुका है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी वजह से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पावर के ऊपर भी ये अपना कंपटीशन बहुत बढ़ा चुके हैं। तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस इशू, ठीक है। तो अब होगा क्या कि देयर विल बी अ मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम असम के मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि असम के अंदर 1979 से लेके 85 तक एक मूवमेंट चलती है, ठीक है। आप देख सकते हो 6 साल की मूवमेंट है, 79 के अंदर शुरू होती है, 85 के अंदर ख़त्म होती है, 6-7 साल चलती है। और इस मूवमेंट का क्या कहना है? तो देखो, सबसे पहले है कि इलीगल बंगाली मुस्लिम्स बांग्लादेश से जो हैं वो आए हैं बहुत सारे नंबर्स में नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं बाय ये जो असम के अंदर मूवमेंट हुई है उन लोगों द्वारा कि बहुत सारे इलीगल बंगाली मुस्लिम्स जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं इसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। सो इलीगली आए हैं, बंगाली हैं क्योंकि बांग्लादेश के ऑफ कोर्स, और मुस्लिम्स हैं, ठीक है। उनका कहना ये है कि जब तक इन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वापस नहीं भेजा जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो आसमी लोग हैं वो एक माइनॉरिटी बन जाएंगे, मतलब असम के लोग जो हैं कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली नंबर्स में एज़ कम्पेयर टू दीज इलीगल बंगाली मुस्लिम्स, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं असम के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आसमीज लोगों का, मतलब आसमी लोगों के कुछ ग्रुप का ये कहना है कि ऑयल्टी और कोल असम के अंदर है, पर फिर भी इन सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट असम के लोगों को नहीं होता, लोकल लोगों को नहीं होता।
देयर इज़ अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं असम के लोगों को, जिसकी वजह से 79 और 85 के बीच में एक मूवमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि कौन लीड कर रहा था। देयर वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज आसू, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, SU मतलब स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, 79 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, ये एक फॉरेन एंटी फॉरेन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर चुकी थी। मतलब जो फॉरेनर अंदर आ गए हैं उनके खिलाफ एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, एंटी फॉरेनर मूवमेंट, जिनका कहना था कि आसू जो है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो अगेंस्ट है इलीगल माइग्रेशन के, बंगालीज की डोमिनेशन के, और दूसरे आउटसाइडर्स जिन्होंने डोमिनेशन कर ली है, इलीगली जो अंदर घुस चुके हैं। और ये जो लोग इलीगली अंदर आए हैं उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट पे भी चढ़ चुका है, जो कि वो वोटर रजिस्टर को फॉल्टी बना चुके हैं। ठीक है, मतलब उसमें जिनके पास राइट नहीं होना चाहिए उन्हें भी वोट दे दी गई है। तो दी रजिस्टर हैज़ इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ लैक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंगालीज को डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेशन करके जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। राइट, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो अब हम पढ़ेंगे कि इनका कहना था कि 51 के बाद जितने भी लोग बाहर से आए हैं इलीगली उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। आंसू की डिमांड ये थी। राइट, और अब होगा क्या, बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट होंगे असम के अंदर, जहाँ पे प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होगा, और बहुत सारी ट्रेन्स को रोक दिया जाएगा, और जो ऑयल है जो असम से बिहार की रिफाइनरीज में जाता है उसे भी रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, पीस जो है उसकी बातचीत की जाएगी। 6 साल जो हैं आप देखेंगे, 79 to 85 की बात मैंने आपको बताई थी, तो 6 साल बाद आप 6 प्लस करेंगे तो 6 साल बाद क्या होगा कि देयर विल बी वन अकॉर्ड साइंड, ठीक है, बाय द आसू लीडर्स, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड द राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इस अकॉर्ड के हिसाब से जो 85 में साइन किया गया था उसके हिसाब से 71 की वॉर के अंदर, बांग्लादेश की जो वॉर हुई थी